यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, शक्ति और ये क्या हो गया कार्य, या साथ में क्या लिख सकता है ऊर्जा लिख सकता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं शक्ति, और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ ऊर्जा नहीं आता, बगल में लिख देता है कार्य, तब कार्य की परिभाषा लिख देना, बल और उसके विस्थापन के गुणनफल को क्या कहें कार्य। ठीक है, यह समय पर निर्भर करता है, सूत्र ही होता है P = W/T, और यह समय पर निर्भर नहीं करता क्योंकि इसका सूत्र होता है F × D, है ना, T तो है ही नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं इसका SI मात्रक क्या है वाट, इसका SI मात्रक क्या है जूल, इसका विमी सूत्र देखो mL/T-3, आप खुद से निकाल सकते हो, W/T होता है उसमें एक T बढ़ जाएगा, है ना, और इसका क्या होगा विमी सूत्र mL/T-2। बस इतना सूत्र लिख देना। तो ध्यान रखना, एक बार मात्रक के बारे में लिख दो, एक बार विमी सूत्र के बारे में लिख दो, एक बार समय के बारे में लिख दो, एक तो परिभाषा लिख दो, अंतर बन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब इसमें दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, यदि F वेक्टर बराबर 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप है और D बराबर D वेक्टर बराबर 5a प्लस 4j माइनस 3 कैप हो, तो क्या निकालना है हमको कार्य। तो कार्य का सूत्र देख लेते हैं, W = होता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर लगा के लिख लेंगे। ठीक है, माने बल गुणे विस्थापन, ये डॉट प्रोडक्ट लिखना है, क्रॉस नहीं लिखना है, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इसमें देखो W की जगह में W लिख दिया, ये क्या लिखा है F, F का ये इतना सारा मान है ना, ये F की जगह पर ये पूरा का पूरा F का मान रख दिए। ठीक, फिर क्या लिखा है D, तो यहाँ पर D का मान देखो, ये D है और D का मान ये पूरा यहाँ लिख दिए, है ना। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो गुणा करते समय समझना कि डॉट प्रोडक्ट में I वाले का I के साथ, J वाले का J के साथ, K वाले का K का गुणा बचता है, बाकी दूसरा का मान क्या हो जाता है 0। यदि I का J के साथ करेंगे तो 0 होता है, I का K के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, माने आपस में यदि एक दूसरे से करेंगे तो कितना बनेगा 0, और उसी में उसी का करेंगे तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसी हिसाब से केवल I वाले को देखोगे 3 × 5 = 15, और I का कितना हो जाएगा 1, तो कितना लिख दिए 15, अब I न रहेगा इसमें। ठीक है, इसी तरह JJ वाले का करोगे तो 4 × 4 = 16, और JJ का कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा 16। फिर ये प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, K का होगा तो 5 × 3 = 15, और K का मान कितना हो जाएगा 1, तो इस तरह से यहाँ पर ये 15 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 इकाई, इसका कार्य हो जाएगा, है ना। इकाई का मतलब मात्रक नहीं दिया है तो हम इकाई लिख दिए हैं, जूल उल दिया होता तो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देख लेना है यार। तो तीसरा प्रश्न क्या है, संघट्ट किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट को समझाइए। तो वह है कि वह विलगित घटना जिसमें दो वस्तुएं अल्प समय के लिए क्या करती हैं अंतरक्रिया। यदि विलगित वस्तुएं नहीं भी लिख सकते हो तो दो वस्तुएं अल्प समय के लिए क्या करें अंतरक्रिया करें, तो उसे हम क्या कहेंगे संघट्ट कहेंगे, है ना। उदाहरण दे सकते हो जैसे बिलियर्ड की गेंद का मारना, कैरम की गोटियों का टकराना, गैस के अणुओं की गति, आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण, अल्फा कण का नाभिक, कोई भी 1-2 उदाहरण लिख देना जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है। टकराना, 2 बस ट्रक का जल्दी से एक्सीडेंट होना, वो भी लिख सकते हो, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। बिलियर्ड एक तरह का, जैसे कैरम में हम गोटियां करते हैं तो एक बड़ा बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है छोटी छोटी गेंदें होती है, तो इस तरह से निशाना लगा के उनमें गेंद डालते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बिलियर्ड बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा संघट्ट है प्रत्यास्थ। तो वह संघट्ट जिसमें रेखी संवेग और साथ में क्या होता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, दोनों संरक्षित होती है, उसको हम क्या बोलेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट। जैसे मान ले हाथी के दांत की हम गोलियां बना लें तो वो दांत की जो गोलियां होती हैं यदि आपस में टकराती हैं उनमें प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। जो हवा के छोटे छोटे कण हैं हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आपस में टकरा रहे हैं या अंतरक्रिया कर रहे हैं, तो वो भी कैसा संघट्ट कहलाया प्रत्यास्थ संघट्ट, जिनकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा और रेखी संवेग दोनों संरक्षित रहता है। अब यहीं पर अप्रत्यास्थ संघट्ट हो जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा हटा दो तो क्या कहलाएगा, वह संघट्ट जिसमें केवल रेखी संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट कहला जाएंगे। अब अप्रत्यास्थ संघट्ट में वही है यार कि ये गोली को गीली मिट्टी में मार दो तो गोली धंस जाएगी उसी में, तो क्या कहला गया एक तरह का अप्रत्यास्थ संघट्ट कहला गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, या चौथा नंबर में हमारा जो प्रश्न है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। तो परिभाषा भूल जाओ, ये लिख देना है सिर्फ, है ना। किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, फिर के का मतलब क्या, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही क्या कहलाता है
कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। अब इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करके हम देखते हैं, इसको हम निगमन करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कोई वस्तु मान रहे हैं, तो वस्तु का हम द्रव्यमान मान लेंगे, प्रारंभिक वेग मान लेंगे, अंतिम वेग मान लेंगे, त्वरण मान लेंगे, विस्थापन मान लेंगे, समय मान लेंगे। जो एक सामान्य सूत्र में होता है, जो गति के 3 समीकरण निकाले हो ना, उसमें तीनों समीकरण में कहीं v है, कहीं u है, कहीं a है, कहीं t है और कहीं क्या है, s है। बस यही चीज लिख लेना है कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, बल F है, त्वरण a है, विस्थापन s है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। ये सारा कुछ लिख देना। जो समय अंतराल t है, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। इतना लिखने के बाद हमको कौन सा नियम लिखना है, गति का तृतीय नियम। तो ये क्या लिख दिए हैं, 2s = v² - u²। अब यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं यार, ये देख लेना। यहाँ पर 2 का हम यहाँ ये पक्षांतर कर दिए हैं ना, और m का भी गुणा कर दिए। दोनों पक्षों में हम m/2 का गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, m/2 का गुणा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2as है, इसमें m/2 करूंगा तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा,mas। यहाँ पर देखो v² है, v² में m/2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv², है ना। इसमें भी m/2 कर दूंगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, mu²। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा। तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा हो गई, फाइनल गतिज ऊर्जा। और ये वाली क्या हो गई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। आप K2 - K1 भी लिख सकते हो। यदि Fi याद न रहे तो क्या लिख देना, K2 - K1। और गतिज ऊर्जा का अंतर को क्या हम लिखेंगे, डेल्टा के। और यहाँ पर देखो ma का मान कितना हो गया, F, ये S हो गया। और बल गुणे विस्थापन क्या होता है, W। इसको W बना दिए, उसको डेल्टा के बना दिए। सूत्र आ गया उसी का, जो कथन कहता था कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से हमको निकालना है। अब अगला यहाँ पर देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। P = √2m के स्थापित करिए, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है। एक बार आपको संवेग का सूत्र लिख देना है, एक बार किसका लिख देना है, गतिज ऊर्जा का। संवेग के सूत्र से v का मान निकाल देना है ना, उसको जाके गतिज ऊर्जा में रख देना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, जो शब्द बनाते हैं ना, जैसे संवेग में क्या आया, p, m आया, v आया, तो लिख देंगे कि मानव वस्तु का द्रव्यमान m है, वेग v है, संवेग क्या हो जाएगा, p। तो ये p बराबर क्या हो गया, mv। इसी का तो शब्द बना है। तो आप सूत्रों को ध्यान रखो, उसी का शब्द बन जाता है। फिर यहाँ पर देखो v निकालोगे तो क्या आ जाएगा, p/m। फिर यहाँ वस्तु की क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। और आपका मन कर रहा होगा कि यार अब हमको v का मान पता है, तो इसमें क्या रख दें, v का मान रख दें। तो चलो आगे रख देते हैं। देखो v की जगह पर क्या रखेंगे, p/m। इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर दिए, स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली कैसे आ गया, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो k बराबर हमारे पास 1/2 भी है, m भी है, यहाँ पर p² हो जाएगा, m² हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो होगा, यहाँ से m और m कट गया, ठीक है। m और 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2mk। हमारे पास क्या बचा, p²। इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2mk बचा, बराबर क्या बचा, p। तो इधर लिख दो, चाहे उधर लिख दो, है ना। इस तरह से हम उसका सूत्र निकाल देंगे। ये गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। फिर यहाँ पर 6वां प्रश्न देख लेते हैं यार। 6वां प्रश्न क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। तो यहाँ पर देखो, शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति के सूत्र P = F × V को स्थापित करना है, बल गुणे वेग, है ना। तो यहाँ पर देखो, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो P बराबर कितना हो गया, W/T। इसका सूत्र होता है। अब यहाँ तात्क्षणिक शक्ति निकालेंगे। तात्क्षणिक का मतलब थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समय में क्या लगा दिए, D, और कार्य भी कैसा हो गया, dW हो गया। तात्क्षणिक में सब कुछ क्या हो जाता है, छोटा छोटा, कम कम हो जाता है। फिर ये देखो, P की जगह में क्या लिख दिया, P, D की जगह क्या लिखा हूँ, D, और DT की जगह क्या लिखा हूँ, DT। बदला क्या है, हाँ, W का मान क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। F × S लिख सकते हो, F × D भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा भी लिखना हो। अब यहाँ पर देखना है, अगले स्टेप में F को मैं बाहर कर दिया। F को मैं कहाँ कर दिया, बाहर। बचा क्या हमारे पास, D और बचा S बचा। तो ऊपर क्या हुआ, DS, और नीचे क्या बचा, DT। अब ये विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, F × V हो गया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सूत्र को स्थापित कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे इसमें कुछ उसमें
डायरेक्ट व्यंजक किया है, तो आप ये कॉमन सेंस में रखना कि हम यहाँ पर संकेतों को जहाँ करके लिख दें, जैसे P क्या है, W क्या है, T क्या है, F क्या है, S क्या है, V क्या है, ये सारा कुछ हमको लास्ट में बताना चाहिए। यदि आप शुरू में नहीं बता रहे हैं, यहाँ मैं कहीं लिखा हूँ कि किया गया कार्य W है, T है, नहीं लिखे तो फिर लिखो लास्ट में। ठीक, हर व्यंजक में आपको ये कॉमन सेंस में रखना है, इतना काम करना है। हाँ जी, अब 7वां प्रश्न को हम देख लेते हैं। कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, यदि सड़क द्वारा उस पर टायर पर कितना बल लगाया जाए? 300 न्यूटन। बाइक के इंजन की क्या निकालना है? शक्ति। तो हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास F का मान है कितना? 300 न्यूटन। V का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड। निकालना क्या है? शक्ति। तो अभी हम सूत्र निकालें, F P इक्वल टू क्या? F इंटू V। F का मान कितना है? 300 और V का मान कितना है? 5। तो P बराबर कितना हो गया? 1500 वाट। यदि आपको पूछे कि इसका उत्तर वाट में ना दो, हार्स पावर में दो, HP में दो, तो यहाँ 1500 और बटे में क्या लिख देंगे? 746। इसका भाग कर लेना। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दशमलव कुछ 2, ऐसा कुछ ये क्या हो जाएगा? HP, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, वाट में भी कर सकते हो, HP में भी कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, है ना। जनरली जो इंजन की शक्ति होती है ना, HP में दर्शाई। ट्रैक्टर खरीदने जाओ, ट्रक खरीदने जाओ, कितने का इंजन लगा? 2 HP का, 3 HP का। मशीन खरीदने जाओ पंप वाली, HP में बात करते हैं। फिर 8वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, किसी भवन के भूतल पर लगा पंप। भूतल माने ग्राउंड फ्लोर, नीचे की जो होती है उसको भूतल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप मेरे मकान को क्या बोलोगे कि 1 मंजिल का है, ये गलत है। माने 1 मंजिल का है कि 2 मंजिल का है? हाँ, 3 मंजिल का है आप बोल रहे हो, लेकिन ये 2 मंजिल का है। नीचे को बोलेंगे भूतल, इसको बोलेंगे प्रथम तल, ऊपर वाले को बोलेंगे द्वितीय तल, तो 2 ही मंजिल का ना हुआ। ऐसे होता है इसकी भाषा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो पंप है उसका आयतन कितना है? 30 मीटर क्यूब। ठीक है, अब पानी की टंकी में जो टंकी भर रही है उसको भरने में कितना समय लेता है? 15 मिनट। भूतल से उसकी ऊंचाई कितनी है टंकी की? 40 मीटर। तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करना है। अब हमको शक्ति निकालना है, देखना है। तो पहले M द्रव्यमान निकालेंगे। तो M बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। घनत्व बराबर होता है आयतन बटे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुणे आयतन। जो पानी का घनत्व होता है वो 1000 लीटर होता है। माने 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची एक ठो डब्बा बना लो, टंकी बना लो, उसमें कितना पानी समाएगा? 1000 लीटर। ऐसा मैं बता रहा हूं, वो घनत्व कहलाए। जैसे एक ऐसे हम टंकी बनाए ऐसे। ठीक है, इस टंकी की लंबाई भी कितनी है? 1 मीटर। चौड़ाई भी कितनी है? 1 मीटर। ऊंचाई भी कितनी है? 1 मीटर। तब इसमें पानी कितना समाएगा? 1000 लीटर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1000 लीटर यहाँ कहीं नहीं दिया है, अपने से समझना है कि 30 है और मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1000 लीटर। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 किलोग्राम। 1 लीटर लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो 3000 किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब समय दिया है T 15 मिनट। तो अभी मैं बोला कि भाई जब हम सवाल करते हैं तो सभी को हम SI मात्रकों में बदल लेते हैं। तो मिनट का जो समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो 15 और मिनट को हम किस में बदल लिए? सेकेंड में। इसका गुणा करेंगे तो 900 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है? 40 मीटर। अब हम जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, लेकिन कार्य तो दिया नहीं है, तो कार्य के लिए हम क्या करेंगे? mgh। ठीक है, उसके हिसाब से हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ना हमको बल दिया है ना वेग दिया है, तो हम वो सूत्र P इक्वल टू F इंटू V तो लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य और ये दिया है, तो जो कार्य होता है ऊर्जा का रूप ही होता है ना। तो यहाँ से हम टंकी भर रहे हैं, तो जब टंकी भर जाएगी तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी? स्थितिज ऊर्जा। इसलिए जो कार्य है वो किसके बराबर है? स्थितिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर सूत्र लिखा है स्थितिज ऊर्जा का, mgh। अब कार्य दिया नहीं है तो पहले हम उसको सूत्र में बदलेंगे, कार्य निकालेंगे। तो mgh अपान में क्या हो गया? T। अब M का मान देख लो कितना है? ये 30,000 किलोग्राम। ये 30,000 किलोग्राम हो गया। G का मान कितना हो गया? 10। H का मान कितना हो गया? 40। और समय का मान कितना हो गया? 900। अब इसको हम ये शून्य से ये शून्य काटेंगे, ये शून्य से ये शून्य काटेंगे, और 4 तिहाई 12,000 हो गया। 12 में हम किसका भाग करेंगे? 12,000 में नहीं, 1,20,000 हो जाएगा, है ना। उसमें हम जब 9 का भाग करेंगे, ठीक है, तो ये सब
भाग करने में इतना आ जाएगा। फिर यदि इसमें 746 का भाग कर दोगे तो 17.8 HP आ जाएगा। इसको आप हल करोगे, भाग करके देख लेना क्या कितना आता है। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, एक और कर लेते हैं। यहाँ अब 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ कितना मीटर जाता है? 10 मीटर दूर जाके रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल कितना है? 200 न्यूटन है, जो गति के क्या है? विपरीत है। घर्षण बल तो वैसे गति के विपरीत होता है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापन है वो कितना है? 10 मीटर। जो बल लग रहा है कितना है? 200 न्यूटन। अब हमसे कार्य पूछ रहा है तो बल गुणे क्या होता है? विस्थापन होता है। तो हमारा जो सूत्र होता है Fs cos थीटा होता है। क्या थीटा लिखा हूं मैं? नहीं लिखा, क्योंकि जो विस्थापन है वो 10 मीटर आगे और जो घर्षण बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? पीछे। तो कोण कितना बना? 180 का। तो ये पाई का मतलब क्या है? 180। ठीक है, तो F का मान कितना दिया है? 200। S का मान कितना दिया है? 10। और cos पाई या cos 180 का मान कितना होता है? -1। तो कितना हो जाएगा? -2000 जूल। ऋणात्मक में आएगा, है ना। घर्षण बल द्वारा कार्य हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। थोड़ा थोड़ा और है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, ये संरक्षी बल और असंरक्षी बल में क्या है अंतर? तो इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता और उसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो पथ वाला एक हो जाएगा। ये प्रारंभिक और अंतिम की स्थिति पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? पथ के मार्ग पर निर्भर करता है। पथ का मार्ग कैसा है उस पर निर्भर करेगा। इसके द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है और इसमें कोई ऊर्जा संचित नहीं होती है। उदाहरण के लिए जो गुरुत्वीय बल है, वैद्युत बल है, चुंबकीय बल है, ये सभी कौन से बल कहलाते हैं? संरक्षी बल। और घर्षण बल है, श्यान बल है, अपरूपण बल है, जो हम अब हम लगाते हैं मशीनों से ऐसा करके, तो वो सारे